अब अगर आप नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उठाने के लिए सोच रहे हो, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मस्ट नो बिफोर यू स्टार्ट इट. सो इसके नाम से स्टार्ट करते हैं. इट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट आर फंक्शंस, देन व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, देन आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज चाहिए. ठीक है, जो आप 11th में ऑलरेडी गेन कर चुके हो. इफ यू डोंट रिमेंबर कि आपने 11th में क्या फॉर्मूले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, देन आई रिकमेंड यू टू रिवाइज देम फर्स्ट. ओके, अभी हम वीडियो में क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. व्हाट आर फंक्शंस, देन टाइप्स ऑफ फंक्शंस, then what are invertible functions, then necessary condition for a function to be inversible, and how trigonometric functions behave as functions. ठीक है, अब फंक्शन से स्टार्ट करेंगे अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट से. सपोज आपके पास दो सेट्स थे x एंड y. सो x सेट के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 और y सेट ले लेते हैं 4 एंड 5. ठीक है, अभी फाइन क्या करना है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस y. सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज अ सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. मतलब x क्रॉस y में आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना. पेयरिंग कैसे करेंगे, सो 1 2 3 ये हो गया फर्स्ट सेट, सेकंड सेट हो गया 4 5. फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट उठाया 1, 1 की पेयर की 4 के साथ, तो पहली ऑर्डर्ड पेयर हो गई 4. देन 1 की पेयर 5 के साथ 1 5. अब नंबर आया 2 का, 2 की पेयर 4 के साथ, देन 2 की पेयर 5 के साथ. सो 2 4 2 5, देन 3 4 एंड 3 5. ठीक है, ये आ गया आपके पास x क्रॉस y. इनको ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है. मतलब 1 4 इज नॉट सेम एज 4 1. 1 4 और 4 1 सेम नहीं है. अगर आप x क्रॉस y फाइंड कर रहे हो, है ना, और ऑर्डर्ड पेयर्स को x y से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये पहला एलिमेंट कंपलसरीली x सेट से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट आएगा आपका y सेट से. ठीक है, कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगी, मतलब कि x क्रॉस y में कितने एलिमेंट्स रहेंगे. सो कार्डिनल नंबर ऑफ x क्रॉस y इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ y. सो दिस इज 3 multiplied by 2 is equals to 6. ठीक है, कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगी, 6. ठीक है, इतना कंप्लीट. अभी देखो ध्यान से, मैंने ये जो x क्रॉस y फाइंड किया, इसके अंदर इतनी ऑर्डर्ड पेयर्स है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए. मेरे को इसका एक सबसेट बनाना है ना. उस सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स हो उनमें क्या रिलेशन होना चाहिए, y is equals to x स्क्वायर. मतलब सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर होना चाहिए. इस सबसेट को R1 से रिप्रेजेंट करें हम, है ना. सो पहला एलिमेंट था उधर 1, यहाँ 1 पुट किया, 1 स्क्वायर इज 1. पर ये y एलिमेंट 1 अगर है तो यहाँ तो 1 है ही नहीं ना y सेट में. सो 1 1 नहीं वर्क करेगा. सेकेंड 2, सो 2 स्क्वायर इज 4, तो पहला एलिमेंट क्या हो गया आपका 2 4. देन 3 स्क्वायर इज 9, 9 अगेन नहीं है y सेट में, तो आपके सबसेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ना, विच इज 2 4. अभी सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखते सीख चुके हो. x y where x belongs to the set x, y belongs to the set y and y is equals to x square. ठीक है, अब मेरे को एक और सबसेट बनाना है ना. वो सबसेट क्या रूल फॉलो करना चाहिए, y is equals to x plus 2. मतलब the second element of ordered pair should be 2 more than the first element. देखें क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आती है. इस सबसेट को हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो यहाँ 1 पुट किया, 1 plus 2 is 3. 3 है नहीं y सेट में, है ना. देन 2 plus 2 is 4. सो पहली ऑर्डर्ड पेयर आई 2 4, देन 3 5. ठीक है, ये हो गया सबसेट R2, है ना. इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, R2 is equals to x y where x belongs to the set x, y belongs to set y and y is equals to x plus 2. ठीक, एक और सबसेट बनाते हैं, है ना, where x is less than y. जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर से कौन सा रूल फॉलो करनी चाहिए, x is less than y. मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमेशा छोटा होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट से, है ना. तो R3 is equals to फर्स्ट पेयर
यस सेटिस्फाई कर रही है। 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 5, 2 is less than 4, 2 is less than 5, 3 is less than 4 and 3 is less than 5। ठीक है, ये तो सारी ऑर्डर्ड पेयर्स आ गई। तो क्या प्रॉब्लम है, सबसेट तो ये अभी भी है उसका, है ना। चलो एक और बनाएंगे, वेर y is less than x, मतलब फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट छोटा होना चाहिए। देखिए कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर्स इसको सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, है ना, कोई सी भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। सो R4 इज इक्वल्स टू दी नल सेट। इतनी बात समझ आई। अब देख मेरे भाई, ये जितने भी सबसेट्स बनाए हैं R1, R2, R3, R4, ये और कुछ नहीं है, ये सब क्या है, दे आर ऑल रिलेशंस फ्रॉम X to Y। So any subset of X cross Y is a relation from X to Y, is a relation from X to Y, है ना। ये जो X क्रॉस Y फाइंड किया, इसका कोई भी सबसेट ले लो, जितने सबसेट्स उतने रिलेशंस फ्रॉम X to Y। इतनी बात समझ आई, है ना। अभी रिलेशंस के बाद नेक्स्ट आपका आता है फंक्शन। ठीक है, कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन इस रिलेशन का ही एक स्पेशल केस है ना, जो ये बोलता है दैट एनी सबसेट ऑफ X cross Y is a function from X to Y, है ना। इफ सेम है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, बस इसमें कुछ कंडीशंस ऐड हो गई कि उस रिलेशन को क्या कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1 इज फॉर ऑल x which belongs to the set X, है ना, दिस इज ऑल, फॉर all x which belongs to the set X, there must be some y which belongs to the set Y, such that the pair xy belongs to the function f। क्या बोला कि x सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारे पास x सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं, है ना। वो ये बोल रहे हैं कि x सेट के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए, है ना। x सेट में से कुछ भी नहीं छूट सकता। फॉर ऑल x, जितने भी x है सबके लिए कुछ न कुछ y होना चाहिए। ठीक है, एंड द सेकेंड कंडीशन इज नो टू डिस्टिंक्ट ordered pairs can have same first component। बोले तो जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगी, है ना, उनमें से जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सभी का फर्स्ट कंपोनेंट अलग होना चाहिए। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 बार रिपीट हो रहा है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। इतनी बात क्लियर है ना। If f is a function from x to y, then the definition states that a function relates each element of x to a unique element of y, है ना। रिलेशन से फंक्शन बनने के लिए 2 कंडीशन कंपलसरी थी। कंडीशन नंबर 1, x का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, है ना। सो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड था कि कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता है। मतलब अगर ये है आपका सेट x और ये है आपका सेट y, देन इस 1 का रिलेशन अगर एक बार 4 के साथ हो गया तो अब ये 1 किसी और से रिलेटेड नहीं हो सकता है। आपको आपके फंक्शन में 1 4 और 1 5 नहीं मिलेंगे, ये 2 कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो वही बात को वो कैसे बोल रहे हैं
A function relates each element of x to a unique element of y. Unique element of y मतलब वन यूनिकली एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा. इस यूनिक का ये सेंस बिल्कुल भी नहीं है कि वन का रिलेशन अगर 4 के साथ हो गया तो अब ये 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता. बिल्कुल हो सकता है, बट वन किसी और के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता. हर एलिमेंट किसी एक के साथ ही रिलेटेड होगा. तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके कंक्लूड करें तो बात यह है कि एक्स सेट का हर एलिमेंट वाई सेट के एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. इतनी बात आई समझ में, है ना? अब देखो, ये जो सेट है x, f is a function from x to y, then this x set is called the domain, the y set is called codomain, है ना? तो if करंट केस ये है तो अभी ये फंक्शन है क्या? नहीं है, बिकॉज 3 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट. तो चलो 3 की भी हम पेयरिंग 4 के साथ ही कर देते हैं. अभी ये फंक्शन है क्या? तो बिल्कुल है. फंक्शन के लिए दो ही कंडीशन है. कंडीशन नंबर 1, x का हर एलिमेंट y से एसोसिएटेड होना चाहिए, तो बिल्कुल है. और दूसरी कंडीशन, किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती है. इमेज बोले तो 1 की इमेज है 4, 1 की मैपिंग है 4. ठीक है? सो कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है. 1 भी सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है, 2 भी सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है और 3 भी सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है. ठीक है? तो अब ये जो y सेट है पूरा, दैट इज कोडोमेन. कोडोमेन इज इक्वल्स टू 4 5. एंड व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन? सो रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस. इमेजेस का सेट. तो इमेजेस के सेट में आपके पास यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 4. ठीक है? अभी फंक्शन के कुछ फीचर्स हैं. पॉइंट नंबर 1, फॉर ऑल x which belongs to the set x, there exists some y, है ना, which belongs to the set y such that f of x is equals to y. हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन, जितने भी x हैं x सेट में, सबके लिए y सेट में कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए. ठीक है? पॉइंट नंबर 2, नो x कैन बी रिलेटेड टू मोर देन 1 y. ये x जो है ये एक से ज्यादा y से रिलेटेड नहीं हो सकता है ना? ये दोनों पॉइंट से समझ आया कि एग्जैक्टली एक ही इमेज होनी चाहिए x के हर एलिमेंट की. ठीक है? नाउ द थर्ड पॉइंट, थर्ड को आप 1 से मैच कर पाएंगे, है ना? देयर कैन बी सम y which are not associated to any x. इस y सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो x सेट में किसी से भी एसोसिएटेड ना हो. हर x किसी से एसोसिएटेड होना चाहिए, बट कुछ y ऐसे हो सकते हैं जो किसी x से रिलेटेड ना हो. ठीक है? सो ये 4 5 में 5 किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है, सो इट विल डू. ठीक है? फोर्थ पॉइंट, जिसको आप सेकेंड पॉइंट से रिलेट कर पाएंगे, there can be some y which are associated to more than 1x. ये जो 4 है ये कंपलसरी नहीं है कि x के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो. ये 4 एक से ज्यादा एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है. ठीक है? एंड द लास्ट पॉइंट इज अ फंक्शन इज डिफाइंड only if f of x is known for all x which belongs to the set x. मतलब x सेट में जितने भी x हैं सबके लिए f of x आपको पता होना चाहिए. Only then the function is defined. ठीक? Now next is types of functions. The first type is one function. one फंक्शन, है ना? इसी को ही इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक है? व्हाट इज अ one फंक्शन? इफ डिफरेंट x हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट y. मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 की मैपिंग 4 के साथ, 2 की मैपिंग 6 के साथ, 3 की मैपिंग 5 के साथ. x के डिफरेंट एलिमेंट्स की y में डिफरेंट इमेजेस है, then it is a one function. इसी का ऑपोजिट है आपके पास many to one function. many to one बोले तो 1 2 3 4 5 6.
ठीक है, इस 1 की इमेज भी 4 है और 2 की इमेज भी 4 है, 3 की इमेज हो गई 6. So this is a many to one function. More than one elements of X have same image in the set Y. ठीक है. Now the third type is onto function. Onto is also called surjective function. Onto is 1, 2, 3, 4, 5. If this is the case, then इस Y सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी की भी इमेज ना हो, है ना. Y के आपके सारे एलिमेंट्स कवर हो गए हैं, यहाँ कुछ नहीं छूटना चाहिए Y में. ठीक है, हर एलिमेंट की X सेट में कुछ न कुछ प्री इमेज होनी चाहिए. इन दैट केस इट इज ऑनटू फंक्शन, है ना. इस ऑनटू का ऑपोजिट है आपके पास इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, दिस 6 है ना. इस 6 की X सेट में कोई भी प्री इमेज नहीं है. ये 6 इधर किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है. सो Y सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो X के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो. इन दैट केस इट इज इनटू फंक्शन. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, 1, 1, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस. मोर देन वन एलिमेंट सेम इमेज, है ना. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट. ऑनटू बोलता है इधर कुछ नहीं छूटना चाहिए, और इनटू बोलता है इस सेट में कुछ तो छूटे. ठीक है. नाउ द फिफ्थ टाइप इज 1, 1 correspondence. It is also called बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है. इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मतलब आपका फंक्शन 1, 1 भी होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना. 1, 1 है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है, और ऑनटू है बिकॉज इधर कुछ नहीं छूटा जिसकी उधर कुछ प्री इमेज ना हो. हर एलिमेंट की उधर कुछ ना कुछ प्री इमेज है. देयरफॉर इट इज 1, 1 ऑनटू फंक्शन. ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. आप देख के बताएंगे कि इनमें से किस टाइप को ये बिलोंग करते हैं. ठीक है, ये किस किस टाइप को बिलोंग करता है, किस टाइप का फंक्शन है ये. सो द फर्स्ट 1, 1 है क्या? नहीं, बिकॉज 1 और 2 दोनों की सेम इमेज है. सो इट इज अ मैनी टू वन. एंड ऑनटू है या इनटू है. सो दिस इज 6 छूट रहा है. This 6 is not associated to any element of the set X. So this is many to one into function. ठीक है, मेरे को बताओ अगर ऐसा होता तो. अरे भाई अब तो ये फंक्शन ही नहीं है ना. इस 3 की 2 इमेज थोड़ी हो सकती है. 3 की एक ही इमेज हो सकती है, या तो 5 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है. ठीक है, तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर ऐसा हुआ तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, है ना. चलो और देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. Now this is a many to one and onto function. ठीक है, this is many to one and onto. अभी है 1, 2, 3 and 4, 5, 6. Now this is 1, 1 or many to one, so it is 1, 1 function. Then onto category है या into category है. So this is 1, 1 into function, है ना. अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता, सपोज यहाँ होता 9 और उस 9 की मैपिंग होती 7 के साथ, इन दैट केस ये होता 1, 1 and onto. And if it is 1, 1 and onto, then it is a बाइजेक्टिव फंक्शन.
अब देखना है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. सो if f is a function from x to y such that f of x is equals to y, then some function g from y to x defined by g of y is equals to x is called inverse of f. मतलब ये कि अगर मेरे पास एक फंक्शन था f जिसमें अगर मैं इनपुट वैल्यू डालूं x तो मेरे को मिल रहा है y, है ना. तब ऐसा कोई फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गई है ना, ये y बन गया है डोमेन और x बन गई रेंज, है ना. सच दैट अगर मैं इस नए फंक्शन g में इनपुट वैल्यू y डालूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए. देन दिस फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f. एग्जाम्पल लेते हैं. If f of x is equals to x square, है ना, f is a function from x to y where the set x is equals to 2, 4, 3 and set y is equals to 4, 9, 16. ठीक है, इसकी मैपिंग करते हैं. देखो 2, 4, 3 और इधर है आपके पास 4, 9, 16. अब f of x is equals to x स्क्वायर मतलब y इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास x स्क्वायर. अगर मैं इस फंक्शन में x की प्लेस पे क्या वैल्यू इनपुट दूं, डोमेन में से मैंने उठाया 2, ठीक है, तो मेरे को इस फंक्शन का आउटपुट क्या मिलेगा, देन द आउटपुट इज x स्क्वायर. सो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4. इस 2 की मैपिंग हुई 4 के साथ. देन f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 16, है ना. इस 4 की मैपिंग हुई 16 के साथ. सिमिलरली 3 की मैपिंग हुई 9 के साथ. अब क्या कोई ऐसा फंक्शन है g विच इज फ्रॉम y टू x, है ना. दिस फंक्शन g इज फ्रॉम y टू x मतलब कि इस g फंक्शन का डोमेन होगा 4, 9, 16 और उसकी रेंज होगी 2, 4, 3. ठीक है, वो g फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं उसमें इनपुट वैल्यू डालूं 4, है ना, अगर मैं इसमें इनपुट वैल्यू 4 डालूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए. अगर मैं उसमें इनपुट में वैल्यू डालूं 9 तब मेरे को मिलना चाहिए 3 और इनपुट में 16 डालने पे मिलना चाहिए 4. सो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या. So y is equals to x square, x is equals to under root of y. मतलब g of y हो गया आपका, g of y is equals to under root y. इस y की प्लेस पे इसका डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है y. y मतलब कि आपके पास है 4, 9, 16 और आपके पास इसकी रेंज है x which is 2, 4, 3, 2, 3, 4, है ना. अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट में वैल्यू डालूं 4, सो मैंने कैलकुलेट किया g ऑफ 4. सो g ऑफ 4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 2. फिर मैंने कैलकुलेट किया g ऑफ 9. सो g ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3 एंड g ऑफ 16 इज इक्वल्स टू 4. सो अगर मैं इस फंक्शन में इनपुट में 4 देती हूँ, है ना, तो मेरे को ये फंक्शन आउटपुट देता है 2. देन 9 देने पे हमें मिल रहा है 3 और 16 से हमको मिल रहा है 4. सच एन फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन. इस f फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है g विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. अब की बार f फंक्शन था from x to y and f of x is equals to 2x plus 1, है ना, और हमारे पास x था 1, 2, 3 और y था 3, 5, 7. ठीक है, मैपिंग करें 1, 2, 3, 3, 5, 7. ठीक है, इस 1 की मैपिंग की. सो द फंक्शन इज f of x is equals to 2x plus 1, है ना. तो f of 1 is equals to 3,
सो 1 की मैपिंग हुई 3 के साथ, देन 2 की मैपिंग हुई 5 के साथ, और 3 की मैपिंग हुई 7 के साथ। अब हमको कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें इनपुट में डालेंगे हम 3, तो हमको आउटपुट में रिजल्ट मिलना चाहिए 1, देन हम उसमें इनपुट में डाले 5, तब हमको रिजल्ट मिलना चाहिए 2, और इनपुट में डाले 7, तब रिजल्ट मिलना चाहिए 3। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, सो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x, ये 2 डिवाइड में गया, सो x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। this is f of, sorry, this is g of y, so g of y is equals to 1 minus y minus 1 by 2, है ना। इस फंक्शन में अगर हम इनपुट में वैल्यू डाले 3, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अब की बार हमारा डोमेन क्या रहेगा, y किसको बिलोंग करता है, y सेट को बिलोंग करता है। हमारा डोमेन अब की बार क्या बन गया है, 3 5 7, सो g of 3 is equals to 3 minus 1 by 2, 1, देन हमने कैलकुलेट किया g of 5 which is equals to 2, फिर हमने कैलकुलेट किया g of 7 which is equals to 3. So this function g is inverse of the function f. g of y is equals to f inverse of y, है ना। ये जो g फंक्शन है ये खुद ही f इनवर्स है। ठीक है, इतनी बात। अब पॉइंट्स जो ध्यान में रखने के हैं वो ये कि डोमेन ऑफ f इनवर्स, है ना, पॉइंट नंबर 1, f इनवर्स का डोमेन क्या रहेगा, सो दैट इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ f। सेकेंड, रेंज ऑफ f इनवर्स इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f, ठीक है। एंड थर्ड, g from x to y या g from y to x is inverse of f if g of y is equals to x and f of x is equals to y। अब हमने जो फंक्शंस की दो कंडीशंस पढ़ी है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए एक बार चेक करके देखते हैं, तो हमको समझ आएगा कि वो फंक्शंस की जैसे कैसे बिहेव करते हैं, और दूसरा वो किस टाइप के फंक्शंस हैं, है ना। हम साइन से स्टार्ट करते हैं। देखो, f of x is equals to sin x, ठीक है। दिस f is a function from x to y, और x सेट क्या हो गया यहाँ पे, मतलब इस x की प्लेस पे क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकती हो, डोमेन of f is equals to all the real numbers and range of f is from -1 to 1 closed interval, ठीक है। अभी देखो, इसके लिए पहले हम 0 पाई by 2, then 3 by 2, pi by 6, 5 by 6 एंड ऑल, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा डोमेन। अभी रेंज -1, देन 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो, 0, देन 1, 1 by 2, 1 by √2, √3 by 2, -1, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं यहाँ पे, सब -1 से 1 के बीच में लाया करते हैं, ठीक है। मैपिंग करें, साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0, देन पाई पे भी साइन की वैल्यू हो गई 0, साइन पाई बाय 2 इज 1, साइन 3 पाई बाय 2 इज -1, पाई बाय 6 इज 1 by 2, 5 पाई बाय 6 इज अगेन 1 by 2, ठीक है। अभी हमारा मोटो क्या है यहाँ पे ये सब करने का, हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो फंक्शन के लिए दो कंडीशंस थी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। पहली कंडीशन थी, इस डोमेन में जितने भी x हैं सबके लिए इस रेंज में, इस कोडोमेन में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कोई सा भी रियल नंबर आप पुट कर दो, आप पॉइंट में वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी, हर थीटा के लिए साइन थीटा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, विच लाइज बिटवीन -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल,
ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन, इधर कोई भी एक्स ऐसा नहीं हो सकता है जिसकी यहाँ पे मोर देन 1 इमेजेस हो, तो वैसा तो हो भी नहीं रहा है ना। इन दोनों की इमेज 0 आ रही है, पर ऐसा थोड़ी हो रहा है कि पाई की वैल्यू 0 भी है और पाई की वैल्यू कुछ और भी आ रही हो। ठीक है, तो फंक्शंस की दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब किस टाइप का फंक्शन है ये? सो दिस इज अ 1-1 है क्या? नहीं। डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस ही है? नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेजेस भी मिलती है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, वैल्यूज रिपीट होती जाती है। सो इट इज अ many to 1 and this is into or onto. सो -1 से 1 के बीच की सारी ही वैल्यूज उधर किसी ना किसी से एसोसिएटेड रहेंगी ही। ठीक है, सो दिस इज many to 1 onto फंक्शन। ठीक है, अब हमारे बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके लिए हमको डोमेन और रेंज देखना है एक बार। ठीक है, सो इधर लिखेंगे हम डोमेन ऑफ एफ, यहां पे लिखते हैं हमारा फंक्शन, और यहां लिखेंगे हम रेंज ऑफ एफ। ठीक है, सबसे फर्स्ट फंक्शन उठाया हमने साइन एक्स। इस साइन एक्स में इस एक्स की प्लेस पे आप जो भी लिख सकते हो, दैट इज द डोमेन, और साइन एक्स जो वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो इस एक्स की प्लेस पे आप कोई सा भी रियल नंबर लिख सकते हो। सो द डोमेन इज आर एंड रेंज इज -1 to 1। ठीक है, ये सब आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हो। इसके बाद आगे चले तो अब बारी आई कॉस की। ठीक है, अगेन डोमेन इज एफ एंड द रेंज इज -1 to 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट आया tan थीटा। सो tan x में x की प्लेस पे आप क्या क्या लिख सकते हो? सो tan x इज व्हाट? tan इज sin x डिवाइडेड बाय cos x, है ना। तो यहाँ पे आप इस x की प्लेस पे सारे रियल नंबर्स लिख पाओगे, सिर्फ वो नहीं लिख पाओगे जहां पे ये cos x 0 रिटर्न करे। अगर cos x 0 हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना, और ये फंक्शन उस जगह पे डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है, सो इस tan x का डोमेन क्या हुआ? सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 pi by 2 where n belongs to z integers। ठीक है, ये क्या लिखा है हमने कि tan x में x की प्लेस पे आप सारे रियल नंबर्स लिख सकते हैं, बस क्या नहीं लिख सकते हैं? 2n + 1 pi by 2। ये 2n + 1 pi by 2 कहां से आया? तो आप चाहते हो कि ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, है ना, और cos x कहां कहां पे 0 होता है? सो ये हमारे क्वाड्रेंट्स। अभी हमारा cos कहां पे 0 होता है? cos एक 0 होता है pi by 2 पे और होता है 3 pi by 2 पे। देन घूम के आए तो यहाँ पे होगा 5 pi by 2 पे और यहाँ पे होगा 7 pi by 2 पे। मतलब कि pi by 2 के ऑड मल्टीपल्स पे cos की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो आपका 10 का डोमेन है सारे रियल नंबर्स अदर देन वो वैल्यूज जहां पे cos 0 देता है। ठीक है, इसकी रेंज है सारे रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स मतलब -∞ to +∞, कुछ भी वैल्यू ये रिटर्न कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्न आता है हमारा cosec का। ठीक है, इस cosec x में cosec x इज 1/sin x। सो 1/sin x मतलब साइन आ रहा है डिनोमिनेटर में, आपको डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप सारे रियल नंबर्स लिख पाएंगे x की प्लेस पे, सिर्फ वो वैल्यूज छोड़ के जहां पे sin x 0 होता है ना, जहां पे sin x 0 रिटर्न करता है। सो साइन कहां पे 0 रिटर्न करता है? सो अगेन ये हमारे क्वाड्रेंट्स, यहाँ पे होता है sin 0, उसके बाद साइन होता है यहाँ पे 0, देन यहाँ पे 0, फिर घूम के आए फिर यहाँ पे 0, मतलब साइन 0 होता है 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi and all. So सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट n pi where n belongs to z। ठीक है, इसके बाद
कॉसेक एक्स की रेंज क्या है, ठीक है, तो कॉसेक एक्स की रेंज है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। मतलब कि कॉसेक की रेंज में सारे रियल नंबर्स हैं, सिर्फ इसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं, सारे रियल नंबर्स माइनस, सिर्फ क्या नहीं है, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, क्यों, क्योंकि -1 और 1 इसकी रेंज में इंक्लूडेड है ना। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रियल नंबर्स में से माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि -1 और 1 तो रेंज में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चले, तो कॉसेक के बाद आई बारी सेक की, सेक एक्स। इस सेक एक्स में अब एक्स की प्लेस पे सारे रियल नंबर्स लिख पाओगे, सिर्फ वो छोड़ के जहां पे कॉस एक्स 0 देता है। तो अभी देखा कॉस कहां कहां पे 0 देता है, तो कॉस 0 देता है 2n+1 π/2 पे। सो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2, है ना, वेर n बिलोंग्स टू z। ठीक, इसकी रेंज की बारी आई, तो इसकी रेंज भी सेम है कॉसेक की रेंज के, है ना, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। -1 और 1 के बीच की वैल्यूज नहीं आती हैं, बाकी सब कुछ आता है, -1 और 1 भी इंक्लूड है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज cot x. So cot x is cos x divided by sin x. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, sin x 0 नहीं होना चाहिए, और sin कहां कहां पे 0 होता है, तो sin 0 होता है n पाई पे। सो सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई वेर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और इसकी रेंज, तो इसकी रेंज है सारे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स बोले तो -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। सो ये वो सब कुछ था जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।